नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर में 14 और दिल्ली में 8 ठिकानों पर छापेमारी, हाथ लगे अहम सुराग। चुनाव आयोग का ईवीएम चैलेंज आज। उत्तराखंड हाईकोर्ट का रोक से इनकार। आम आदमी पार्टी अलग से करेगी हैकाथॉन। यात्रा के अंतिम पड़ाव में पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से वाणिज्य, व्यापार और आतंकवाद के मसले पर चर्चा आज। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक में जलवायु की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल और साई प्रणीत। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में शरद कमल, क्वार्टर फाइनल में हारी मोनिका मोउमा की जोड़ी। घाटी में हिंसा के लिए आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। एनआईए की टीम ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और हरियाणा में भी 8 जगहों पर तलाशी ली गई। एनआईए ने मामले की छानबीन में हाथ लगे सुरागों के आधार पर यह कार्रवाई की है। हिंसा के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से मिलने वाली आर्थिक मदद का मामला सामने आने के बाद एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर जाकर तफ्तीश की थी। इसके बाद अलगाववादी नेताओं को पूछताछ के लिए दिल्ली भी बुलाया गया था। एनआईए ने इन नेताओं के बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की थी। अलगाववादी नेताओं से विदेशी दौरों की जानकारी सौंपने को भी कहा गया था। पाकिस्तान की तरफ से भारत की अग्रिम चौकियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कल एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी में एक नागरिक के घायल होने की भी खबर है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कल राज्यपाल से मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकी गतिविधियों से सख्ती से निपटने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। पुंछ इलाके में सीमा पार से कल रात 11 बजे से गोलीबारी की जा रही है। सीमा पार से मोर्टार भी दागे गए हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से बीते 36 घंटों में तीसरी बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने राज्यपाल एनएन बोहरा से कल मुलाकात कर राज्य के ताज़ा हालात पर चर्चा की। इससे पहले सेना प्रमुख ने कश्मीर और नियंत्रण रेखा के हालात का जायजा लिया। उन्होंने सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में सेना को आक्रामक रवैया अख्तियार करने और आतंकियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। 6 दिन के बाद शुक्रवार देर शाम सेवाओं को शुरू किया गया। पिछले शनिवार को पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने हिजबुल आतंकी सब्जार भट्ट को मार गिराया था। इसके बाद प्रदर्शनों के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से राजनीतिक दलों के निशाने पर रही ईवीएम के मसले को लेकर आज आरोप साबित किए जाने हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए राजनीतिक दलों को खुली चुनौती दी थी कि वो आए और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी साबित करें। देश भर की तमाम पार्टियों में से सिर्फ सीपीएम और एनसीपी ने ही चैलेंज को स्वीकार किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इससे किनारा करते हुए आज अलग से हैकाथॉन आयोजित करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग आज ईवीएम चैलेंज का आयोजन करेगा, जिसमें राजनीतिक दल ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है। हैकाथॉन का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा और इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक दल को 4 घंटे का समय दिया जाएगा। चैलेंज का आयोजन चुनाव आयोग के मुख्यालय में एक साथ 2 अलग अलग हॉल में किया जाएगा। आयोग ने ईवीएम हैकाथॉन के लिए 7 राष्ट्रीय और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को चुनौती दी थी, जिसे सिर्फ 2 पार्टियों ने ही स्वीकार किया। इस चैलेंज में सीपीएम और एनसीपी की ओर से 3-3 लोग हिस्सा लेंगे। छेड़छाड़ साबित करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि 4 ईवीएम चुन सकते हैं। हैकाथॉन के लिए आयोग ने पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई 14 ईवीएम उपलब्ध कराई हैं। इससे पहले शुक्रवार को उत्तराखंड आयोग ने हैकाथॉन पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। आयोग को आयोजन की हरी झंडी देते हुए कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के काम करने की निष्पक्षता पर संदेह करने की गुंजाइश नहीं है।
दरअसल हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद कई अन्य दलों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने की मांग की। आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ इस मसले पर बैठक भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। बैठक में सोने, टेक्सटाइल, फुटवेयर, बिस्किट और बीड़ी समेत 6 वस्तुओं पर जीएसटी दर का फैसला होगा। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। बैठक में ड्राफ्ट जीएसटी नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिलेगी। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री और समेत अधिकारी भी शामिल होंगे। ये काउंसिल की 15वीं बैठक होगी। नीति आयोग ने 2019 तक जीडीपी विकास दर के 8% होने की उम्मीद जताई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कल सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर यह बात कही। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत में जल्द ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगी। नीति आयोग ने आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से आर्थिक विकास करने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और एफडीआई में भी उछाल दिखा है। I expect growth to be around 7.5% in the current year, and before this, the present term of the government ends, I would expect that we would have hit the 8% mark and probably entered another round, another trajectory of sustained growth at 8% plus by the time the government completes its term. अरविंद पानगड़िया ने जीएसटी को भी महत्वपूर्ण सुधार बताया है। नीति आयोग के मुताबिक रोजगार सृजन और शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाई जा रही है। There is a task force on employment that I am heading currently. There is also a committee just appointed on the reform of higher education, and so there we will be looking up at the UGC Act and AICTE Act. नोटबंदी के बाद कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आई। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर चौथी तिमाही में घटकर 5.3% रह गई और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1% दर्ज की गई थी। ऐसे में सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की चुनौती है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद फ्रांस पहुंच गए हैं। फ्रांस भारत के रणनीतिक भागीदारों में से एक है, लिहाजा प्रधानमंत्री की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा भी होगी। फ्रांस से पहले प्रधानमंत्री ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताई। 4 देशों के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। कल रात प्रधानमंत्री फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा से भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास और रेलवे क्षेत्र में भारत का बड़ा निवेशक और साझेदार है। इस दौरान फ्रांस से आतंकवाद, एनएसजी में भारत की सदस्यता और पर्यावरण में बदलाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। रूस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर कई अहम मसलों पर बातचीत की। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक में भी शामिल हुए। रूस की यात्रा पूरी करने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान उनकी कई निर्णायक बैठकें और कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पर्यावरण की रक्षा हम ये मान करके चलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर इज ए क्राइम। ये हमारे चिंतन का हिस्सा है और इसलिए हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर उसको स्वीकार नहीं करते। हम मनुष्य को मिल्किंग ऑफ द नेचर से ज्यादा हमें हक नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की कोशिशों की तारीफ की। इस दौरान आतंकवाद के मसले पर चर्चा हुई और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मनी और स्पेन की यात्रा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वो डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि के 94वें जन्मदिन और राजनीति में 60 साल पूरे होने के मौके पर समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह चेन्नई में YMCA ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष रविवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रैली को भी संबोधित करेंगे। रैली में शरद यादव, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत कई विपक्षी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। सभी विपक्षी नेता आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। साथ ही राहुल गांधी रविवार को राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे। सीपीएम ने सांसद रीता बैनर्जी को 3 महीने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी की विचारधारा के इतर लग्जरी जीवन जीने के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया है। बंगाल स्टेट सेक्रेटरी और पोलित ब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्रा ने बताया है कि राज्य कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 37 साल के सांसद के खिलाफ महंगे पेन, फोन, आई वॉच, दूसरे लग्जरी गैजेट के इस्तेमाल की शिकायत पार्टी को मिली थी, जिसके बाद पार्टी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर इसकी जांच की। जांच के बाद सांसद के 3 महीने के निलंबन की घोषणा की गई। आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गाड़ियों में नकली सीएनजी किट से लोगों की जान खतरे में डालने का काम किया है। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता और केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर शुक्रवार को कुछ और नए आरोप लगाए। उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगवाकर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। दिल्ली की सरकार को ये डिटेल दिए जाते हैं कि किट कनाडा से आ रही है। हमारे पास मैन्युफैक्चरर है कनाडा में, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होके इंडिया में आ रही है। हमने इंपोर्ट डेटा कनाडा का निकलवाया है जो हम लोग शेयर करेंगे। कनाडा से कोई किट नहीं आती है। उसके बाद हम लोगों ने जब डिटेल निकालने शुरू करे तो पता लगा कि ये नकली किट चाइना में बनती हैं। आरोप साबित करने के लिए कपिल मिश्रा ने मीडिया के सामने दस्तावेज भी रखे। उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को घेरने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही इन आरोपों का जवाब आ गया। तो कोई FIR नहीं लिख रहा है? नहीं, मैं तो FIR लिखवाएं। सारी एजेंसियां तो इंतजार कर रही हैं गुलदस्ता लेकर। कपिल मिश्रा इससे पहले केजरीवाल सरकार पर 300 करोड़ की दवाइयों में घोटाले, एम्बुलेंस खरीदने में हेराफेरी और पार्टी के धंधे को लेकर ACB में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मिटती आस है जो सखियन की, समझो गई तो गई, करूं क्या आस निराश भई। रूपनगर की सखियाँ राजा जी माला पहनाए, तुम मांगत हारे सो जा राजकुमारी सो जा। हिंदुस्तानी फिल्मों के महानायक कुंदन लाल सहगल की बेजोड़ पारी की दास्तान देखिए विरासत में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कर्क रेखा, पृथ्वी के मानचित्र पर नजर आने वाली
5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक। भूमध्य रेखा के समानांतर है ये काल्पनिक लकीर, जो नहीं देती दिखाई। सीधी पड़ती है यहाँ सूरज की किरण, इसीलिए नहीं बनती किसी की परछाई। 21 जून को सूरज होता है इस रेखा के ठीक ऊपर। तब होती है एक खास बात, उत्तरी गोलार्ध में ये होता है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है ये रेखा। इसमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा। महाराष्ट्र में किसानों ने अपनी हड़ताल को लेकर सरकार और किसानों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि हड़ताल खत्म हो गई है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों की मांग माने जाने के बारे में जानकारी दी। शुक्रवार देर रात तक चली बैठक में सरकार और किसानों के बीच कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। बैठक में इस बात पर फैसला हुआ कि राज्य सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ छोटे किसानों का कर्ज 31 अक्टूबर तक माफ कर देगी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार एक समिति बनाएगी जो मामले की समीक्षा करेगी। किसानों को उचित समर्थन मूल्य देने के लिए कानून बनाए जाने का भी फैसला हुआ है। राज्य में 20 जून तक दूध की नई कीमतें भी तय की जाएंगी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जिस किसान की मौत हुई है, सरकार उसे आर्थिक मदद भी देगी। साथ ही किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाएगा। हालांकि किसानों की तरफ से फिलहाल इस बारे में पूरी तरह से रुख साफ नहीं किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को किसानों के सभी कर्ज माफ करने चाहिए। किसानों ने मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देर किए जाने की भी बात कही है। कर्जमाफीच्या संदर्भातली त्या संदर्भात अल्पभूधारक थकीत शेतकऱ्याच्या संदर्भात सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे आणि सरकारने मान्य केलं आहे की 31 ऑक्टोबरपर्यंत हे कर्ज माफ करण्याच्या संदर्भातली कारवाई केली जाईल। त्याकरता आम्ही एक समिती तयार करतो आहोत, जी समिती या संदर्भात नीट अभ्यास करेल। जो आंदोलन किसानों की ओर से कर्जा माफी के लिए शुरू था, उस आंदोलन की अभी अंदर बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। मैं उस बैठक में शामिल था। लोगों ने, किसानों ने संपूर्ण कर्ज मुक्ति के लिए आंदोलन किया है, लेकिन अंदर जो चर्चा हुई उसमें संपूर्ण कर्ज माफी का कोई जिक्र मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। वो गोलमाल बोल रहे हैं। वो करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, बाद में सोचेंगे, 4 महीने के बाद करेंगे, 5 महीने के बाद करेंगे, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और बाकी के जो सदस्य हैं वो उसको कन्विंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की 10वीं के परीक्षा परिणाम का आज ऐलान किया जाएगा। इसमें करीब 16.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा परिणामों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेब होस्टिंग लिंक cbseresults.nic.in पर देखा जा सकता है। इसके अलावा results.gov.in या results.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। मॉडरेशन पॉलिसी और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 12वीं के परीक्षा परिणाम में भी देर हुई थी और बोर्ड ने 28 मई को नतीजे जारी किए थे। बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम इस साल भी सवालों के घेरे में है। आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार का परिणाम विवादों के बाद रद्द कर दिया गया है। गणेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जिस संस्थान से गणेश ने फॉर्म भरा था, बिहार बोर्ड ने उसे भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गणेश कुमार पर गलत तरीके से एडमिशन लेने और फर्जी दस्तावेज देने का आरोप लगा है। गणेश कुमार 82.6% अंकों के साथ आर्ट्स टॉपर बने थे। उन्हें हिंदी में 92, संगीत में 82 और समाज विज्ञान में 42 नंबर मिले थे। इंटरमीडिएट आर्ट्स के टॉपर श्री गणेश कुमार 2015 में परीक्षा दिए तो डेट ऑफ बर्थ को लगभग 18 साल कम करते हुए, नाम में टाइटल चेंज करते हुए गणेश राम के बदले गणेश कुमार, किंतु पिता का नाम शंकरनाथ राम ही था, उसके साथ ही इन्होंने परीक्षा दी। और यह जब मामला प्रकाश में आया तो इनके रिजल्ट को निलंबित कर दिया गया और इनके विरुद्ध में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का कल सफल परीक्षण किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। पृथ्वी 2 मिसाइल को स्वदेश में ही तैयार किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर की है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। इस 9 मीटर लंबी मिसाइल को 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये पहली ऐसी मिसाइल है जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। खेल की दुनिया से अहम खबरें। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने BCCI को लिखे पत्र में संगठन के भीतर हितों के टकराव की अनदेखी के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कमेटी हितों के टकराव को रोकने में नाकाम रही है। गुहा ने त्याग पत्र में भारतीय क्रिकेट की सुपरस्टार संस्कृति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोच अनिल कुंबले के प्रति BCCI के रवैये को असंवेदनशील बताया। 7 पन्नों की इस चिट्ठी में कई सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से पदमुक्त करने की गुहार लगाई। पहले उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही थी। रामचंद्र गुहा को 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्रिकेट प्रशासकों की सूची में स्थान दिया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव CP जोशी ने जीत लिया है। उन्होंने ललित मोदी के बेटे रुचिर को हराकर ये चुनाव जीता है। CP जोशी को 19 वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ रुचिर मोदी को 14 वोट मिले हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले महीने RCA को क्रिकेट संगठन के चुनाव कराने का निर्देश जारी किया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। पहले आई बारिश से इस मैच को 46 ओवर का करना पड़ा। मैच में न्यूजीलैंड की टीम 45 ओवर में 291 रन बनाकर आउट हो गई। बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 33 ओवर में 235 रन का लक्ष्य दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब 9 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन था, तब बारिश फिर शुरू हो गई, जिससे मैच को रद्द करना पड़ा। इसके चलते दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया है। श्रीलंका का दक्षिण अफ्रीका से आज मैच होगा, जबकि कल भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। साइना नेहवाल और बी साई प्रणीत थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साइना ने जापान की हुरुको सुजुकी को 21-15, 20-22, 21-11 से शिकस्त दी। पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने थाईलैंड के कांतफोन वांगचेरोन को 21-16, 21-17 से मात दी। सेमीफाइनल में आज साइना थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम से भिड़ेंगी। उधर प्रणीत का मुकाबला भी थाईलैंड के खिलाड़ी से होगा। पूरव राजा और दिविज शरण की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। राजा और शरण की जोड़ी ने ओलिवर मराच और मेट पाविच को 6-4, 3-6, 6-4 से मात दी। भारतीय जोड़ी का अगला मुकाबला आज रियान हैरिसन और माइकल वीनस के बीच होगा। उधर लिएंडर पेस साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मिक्स डबल्स के पहले दौर में ही लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी हारकर बाहर हो गई। पुरुष डबल्स में पेस और अमेरिका के स्कॉट लिप्स्की की जोड़ी को दूसरे दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली मनिका बत्रा और मोमा दास की भारतीय जोड़ी शुक्रवार को टूर्नामेंट से बाहर हो गई। क्वार्टर फाइनल में चीन की डिंग निंग और लियू शिवेन की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को मात दी। चीन की जोड़ी ने सीधे गेम में 11-7, 11-7, 11-1, 11-3 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल में शरद कमल टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। आतंकी फंडिंग मामले में NIA ने कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर में 14 और दिल्ली में 8 ठिकानों पर छापेमारी, हाथ लगे अहम सुराग। चुनाव आयोग का EVM चैलेंज आज, उत्तराखंड हाईकोर्ट का रोक से इनकार। आम आदमी पार्टी अलग से करेगी हैकाथॉन। यात्रा के अंतिम पड़ाव में पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से वाणिज्य, व्यापार और आतंकवाद के मसले पर चर्चा आज। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक में जलवायु की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल और साई प्रणीत। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में शरद कमल, क्वार्टर फाइनल में हारी मोनिका मोमा की जोड़ी।
और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।